जिस वक्त हमारा मेन कैरेक्टर माइक एस्केंशन की कगार पर था, उसने अचानक अतीत में वापस जाने का फैसला किया। इसके लिए उसने एक ऐसी स्किल का इस्तेमाल किया जो फेट को बदल देती है। उसी पल ऑल्टर पर रोशनी की एक किरण चमकी, समय और स्पेस मुड़ गए और हमारा प्रोटोगोनिस्ट 5000 साल पुराने अतीत में पहुंच गया। फिर आसमान से बिजली गिरी और स्कूल की इमारत की छत पर जा लगी। इस तरह माइक मई 2017 में वापस आ गया, उस वक्त में जब वो एक सामान्य यूनिवर्सिटी का छात्र हुआ करता था। होश में आने पर माइक को एहसास हुआ कि वो सच में वापस आ गया है। वो खुद को लॉन्गन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खड़ा पाता है। चारों तरफ जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। छात्र अपने काम में लगे थे और बेफिक्री से जिंदगी का मजा ले रहे थे। और तभी माइक की आंखों से अचानक आंसू बह निकले। उसे अपनी मां और बहन के साथ पिछली जिंदगी में जो हुआ वो सब याद आ गया। लेकिन अब वो अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करने के लिए वापस आया है। उसने मन में ठान लिया कि इस जिंदगी में वो उस इंसान जोश को अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। माइक ने खुद को संभाला और जल्दी से डॉर्म के रूम 113 की तरफ चल दिया। वहां वो बिल्कुल अकेला था। माइक के जहन में एक साफ मकसद था, जल्द से जल्द पैसे कमाना, क्योंकि तभी वो अपने परिवार की मुश्किल हालत को बदल सकता था। और इसके लिए उसे हर पॉसिबल युआन कमाना होगा। तो उसने लैपटॉप खोला और तेजी से कुछ टाइप करने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर से आवाजें आने लगीं। उसके रूममेट्स वापस आ गए थे। वो एक नए रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला और माइक को मेज पर बैठे देखा तो उनका रवैया फौरन बदल गया और लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। एक छात्र ने व्यंग्य से कहा कि हमारे मिस्टर माइक साहब फिर से क्लास छोड़ रहे हैं। उसने आगे जोड़ा कि उनके दोस्त भूखे हैं और अच्छा हो अगर वो उन्हें एक बार फिर डिनर करवाए। माइक ने सब सुना लेकिन ध्यान न देने का नाटक किया। वो कीबोर्ड पर टाइप करने में लगा रहा। जब उन्होंने देखा कि माइक बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा तो एक पड़ोसी फिर बोला। इस बार आवाज काफी ऊंची और गुस्से वाली थी। उसने माइक से पूछा कि क्या उसे डर है कि वो पूरे ग्रुप को उसका राज बता देंगे। लेकिन माइक ने फिर भी जवाब नहीं दिया। जब उसने देखा कि माइक जानबूझकर बहरा बना हुआ है तो वो और भी ज्यादा भड़क गया। हालांकि उसके दोस्त उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि उन्होंने इतने वक्त से उसका राज छुपाया लेकिन कभी कोई शुक्रिया नहीं मिला। फिर भी माइक ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने शांति से लैपटॉप को बैकपैक में रखा और उसे कंधे पर लटका लिया। फिर माइक ने ठंडे लहजे में कहा कि जिसे इतना बोलने का शौक है वो बाहर जाकर जितना मर्जी बोले। हालांकि वो आसमान की कृपा से दोबारा जन्मा था, लेकिन उसकी मैजिकल पावर लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इसलिए पैसे कमाने के साथ साथ माइक को अपनी एबिलिटीज वापस पाने का कोई रास्ता भी ढूंढना था। फिर वो एक कंप्यूटर रिपेयर शॉप पर गया, लेकिन उसके लैपटॉप के बदले सिर्फ 800 वॉन ही मिले। उसे याद आया कि उसकी मां ने कभी महीनों तक हर चीज में कटौती करके यह कंप्यूटर उसकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए खरीदा था। और उसकी पिछली जिंदगी में पढ़ाई के दौरान घमंड ने माइक को अमीर दिखने का नाटक करने पर मजबूर किया था। वो बार्स में जाकर अपने क्लासमेट्स को दिल खोलकर खिलाता पिलाता और शान से जिंदगी गुजारता था। जब पैसे खत्म हो जाते तो वो बेशर्मी से मां को मैसेजेस लिखता और पैसे मांगता। इसी वजह से उसकी मां की सेहत धीरे धीरे बिगड़ती गई, जो आखिरकार एक ऐसे दुखद अंत की तरफ ले गई जो कोई नहीं चाहता था। उसी पल माइक ने अचानक किसी को जोर से अपना नाम पुकारते सुना। उसने मुड़कर देखा तो वो उसकी छोटी बहन मौली थी। अपनी बहन को सामने सही सलामत देखकर उसका दिल एक बार फिर भावनाओं से भर आया। पिछली जिंदगी में वही था जिसकी वजह से उसकी बहन मुसीबत में पड़ी थी, जो आखिरकार इस बात पर जाकर खत्म हुआ कि वो लड़की एक ऊंची इमारत से कूदकर अपनी जान दे बैठी। यह सब उस इंसान जोश के दबाव की वजह से हुआ था जिसे मौली बर्दाश्त नहीं कर सकी। अपने भाई के चकराए हुए चेहरे को देखकर मौली ने पूछा कि उसे क्या हुआ है। तब माइक ने जल्दी से उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक है और मन में सोचा कि इस जिंदगी में वो अपनी मां और बहन को जरूर बचाएगा। इसके बाद माइक ने देखा कि मौली थोड़ी देर अपने बैग में कुछ ढूंढती रही, फिर एक पेपर बैग निकालकर अपने भाई को थमा दी। उसने बताया कि इसमें 5000 युआन हैं जो उसने खुद कमाए हैं। वो यह पैसे ले और मां से मांगना बंद करे। माइक थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि उसकी बहन के पास इतने पैसे कहां से आए। लेकिन मौली ने पैकेट उसके हाथों में ठूंस दिया और अपने भाई को गुस्से में खरी खोटी सुनाने लगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि वो नाटक कर रहा है। उसने पहले ही सुन लिया था कि उसने मां को पढ़ाई छुड़वाने की धमकी दी थी अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए, और वो दिन भर संदिग्ध दोस्तों के साथ पीता रहता था। तो मौली ने कहा कि वो पैसे ले और एक बेहतर इंसान बने। लेकिन माइक ने अपनी बहन से कहा कि वो यह पैसे अपनी पढ़ाई के लिए रखे। जैसे ही स्कूल की बात आई, मौली का चेहरा और भी उदास हो गया। काफी हिचकिचाहट के बाद उसने आखिरकार सच बताने की हिम्मत जुटाई।
पता चला कि वो पहले ही स्कूल छोड़ चुकी थी। परिवार पर कर्ज का भारी बोझ था और कर्जदार घर आकर वापसी की मांग करने लगे थे। मां अकेले काफी नहीं कमा पा रही थी, इसलिए मॉली ने स्कूल छोड़कर काम करने और उनकी मदद करने का फैसला किया। यह सुनते ही माइक को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कोई चाकू घोंप दिया गया हो। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा और पीछे से अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। उसकी इस अचानक हरकत से मॉली बहुत हैरान हो गई और उसने उलझन में पूछा कि वो क्या कर रहा है। तब माइक ने माफी मांगी और सिर्फ थोड़ा वक्त मांगा। उसने कहा कि वो उस पर भरोसा करे, वो उनके परिवार की जिंदगी जरूर बेहतर बनाएगा। मॉली उसके खोखले वादों की आदी थी, लेकिन न जाने क्यों इस बार उसे लगा कि कुछ बदल गया है। अपनी बहन से मिलने के बाद माइक एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन शॉप पर गया। वहां उसने अपना कंप्यूटर बेचकर जो पैसे मिले थे उनसे कुछ मेडिसिनल हर्ब्स खरीदे। फिर वो शहर के बाहर जंगल की तरफ चल दिया। ये हर्ब्स उसे एक खास एलिक्सर बनाने के लिए चाहिए थे। चूंकि धरती पर स्पिरिचुअल एनर्जी बेहद कम थी, इसलिए ऐसे एलिक्सर्स तेज कल्चरेशन के लिए जरूरी थे। कुछ वक्त बाद कॉल्ड्रन में हर्ब्स धीरे धीरे एक दूसरे में मिलने लगे और एक साफ लिक्विड में बदल गए। इस तरह माइक को यकीन हो गया कि प्रोसेस कामयाब रही। इसके बाद उसने वो दवाई पी ली। फिर वो बैठकर मेडिटेट करने लगा और अपनी सांसों को काबू में लाने लगा। इमॉर्टल कल्चरेशन का रास्ता 5 लेवल्स में बटा था। सिर्फ ची रिफाइनिंग रियलम के पहले लेवल तक पहुंचने से ही माइक को एक सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा ताकत मिल जाती। करीब 1 घंटे की कड़ी प्रैक्टिस के बाद माइक ने सक्सेसफुली QI रिफाइनिंग रियलम के पहले लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर उसने अपनी नई ताकत को परखने का फैसला किया। उसने एक पेड़ पर मुक्का मारा और वो जबरदस्त वार बिना किसी रुकावट के मोटे तने के आर पार हो गया। नतीजा देखकर वो बहुत खुश हुआ। यह ताकत चाइनीज मार्शल आर्ट्स के उस्तादों से निपटने के लिए काफी नुस्खे थी, लेकिन अब उसके सामने एक और उतना ही जरूरी सवाल था, जल्द से जल्द पैसे कैसे कमाए जाए। और तभी माइक के दिमाग में एक आइडिया आया। वो एक इंटरनेट कैफे पर गया, लेकिन वहां वो एक मशहूर रिटेल चेन का फायदा उठाने आया था। वो साइट एक ब्लैक मार्केट की तरह थी, जहां लोग इंफॉर्मेशन से लेकर हर तरह के टास्क पोस्ट कर सकते थे। जैसे ही माइक ने साइट खोली, उसकी नजर मेन पेज पर एक अनामोनस यूजर का पोस्ट किया हुआ टास्क पर पड़ी। उसमें लिखा था कि लैन के एक अमीर आदमी एक्सेल की बेटी को मारने पर 1 करोड़ युआन का इनाम मिलेगा। नीचे एक नोटिस था कि जॉनी नाम के एक असासिन ने यह काम पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन माइक को यकीन नहीं हुआ कि कोई सिर्फ एक लड़की की जान लेने के लिए 1 करोड़ युआन खर्च करेगा। फिर उसकी नजर एक्सेल के एक मैसेज पर पड़ी, जिसमें वो एक ऐसे उस्ताद को ढूंढ रहा था जो 1 महीने तक उसकी बेटी की हिफाजत करे और इसके लिए 2 करोड़ युआन देने को तैयार था। अभी तक किसी ने यह टास्क एक्सेप्ट नहीं किया था और बिना एक पल सोचे माइक ने फौरन टास्क एक्सेप्ट करने का बटन दबा दिया। इस साइट पर उसका आइडेंटिफायर वूजी था, एक ऐसा नाम जिसका अभी तक किसी के लिए कोई मतलब नहीं था। जैसे ही उसने हेडफोन्स उतारे, उसके फोन पर कॉल आई। अपनी लोकेशन बताने के बाद माइक अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और सू फैमिली के लोगों का इंतजार करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ एक्सेल की सेक्रेटरी ने जब सुना कि वो इंसान एक इंटरनेट कैफे में है, तो उसे शक हो गया। उसने अपने मालिक से पूछा कि क्या यह बंदा भरोसेमंद है। एक्सेल ने कहा कि शुक्र है कि किसी ने तो टास्क एक्सेप्ट किया और पहले उसे यहां लाने को कहा। करीब आधे घंटे बाद माइक सू फैमिली की विला के सामने खड़ा था। जैसे ही माइक गाड़ी से उतरा, एक्सेल हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉनी से टकराने का टास्क एक्सेप्ट करने वाला इंसान इतना जवान होगा। घर के मालिक ने खुद बाहर आकर उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या वो मिस्टर वूजी हैं। उसने अंदर चलने का कहा, लेकिन माइक ने एक्सेल से पहले विला का एक चक्कर लगाने को कहा ताकि वो जगह से अच्छी तरह वाकिफ हो सके। मालिक फौरन मान गया और बताया कि बिजनेस की दुनिया में उसका एक पुराना दुश्मन है और दोनों के बीच कई सालों से लड़ाई चल रही है। कुछ वक्त पहले एक्सेल को उसके दुश्मन की गैर कानूनी गतिविधियों के सबूत मिले और उसने वो पुलिस को सौंप दी। रास्ते में माइक ने सू फैमिली की विला को ध्यान से देखा और फिर कहा कि विला भले ही शांत लगती हो, लेकिन उसके अंदाजे में यहां काफी लोग छुपे हुए हैं। एक्सेल हैरान रह गया, क्योंकि उस वक्त सच में विला में कई बॉडीगार्ड्स अलग अलग जगहों पर छुपे हुए थे। लेकिन माइक ने उसे गंभीरता से चेताया कि जॉनी जैसे किलर के सामने ये सब लोग बिल्कुल बेकार हैं। तभी एक्सेल की सेक्रेटरी दौड़ती हुई आई और बोली कि मास्टर थियोडोर आ गए हैं। पता चला कि एक्सेल ने थियोडोर को भी बुलाया था, जो एक मिड लेवल मार्शल आर्टिस्ट थे, और उनके साथ उनका छात्र जैक भी आया था। थियोडोर ने शिकायत की कि उन्होंने कोई और असिस्टेंट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि दुश्मन जॉनी है, सबने मना कर दिया। यह सुनकर एक्सेल का चेहरा उतर गया। तब थियोडोर ने उसे हिम्मत दी कि उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि एक्सेल के पिता उनके पुराने दोस्त रहे हैं। तभी थियोडोर की नजर पास खड़े एक और इंसान पर पड़ी।
एक्सेल ने जल्दी से उसका परिचय कराया। उसने बताया कि यह जवान लड़का वही है जिसने ब्लैक मार्केट मिशन को वूजी के नाम से एक्सेप्ट किया है। यह सुनकर थियोडोर और जैक के मुंह सचमुच खुले रह गए, क्योंकि सामने एक बेहद जवान लड़का खड़ा था। फिर जैक उसके पास आया और बोला कि 20 लाख युआन का इनाम उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। थियोडोर ने जैक को तुरंत झिड़का और तमीज से बात करने को कहा, लेकिन बातों के बावजूद थियोडोर और एक्सेल दोनों के मन में शक था। माइक बहुत जवान लग रहा था और यह सोचना मुश्किल था कि वो कितना ताकतवर होगा। फिर एक्सेल ने सावधानी से पूछा कि क्या उसके पास अपनी बेटी की हिफाजत का कोई प्लान है। माइक ने शांति से सर हिलाया और पहले यह मांग रखी कि विला की सारी सर्विलांस कैमरों हटा दी जाए और छुपे हुए बॉडीगार्ड्स को भी हटाया जाए। यह सुनकर थियोडोर को लगा कि माइक जॉनी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके हिसाब से यह चाल काम नहीं करेगी। माइक ने समझाया कि उसका यह फैसला इसलिए है क्योंकि ये सब लोग बहुत कमजोर हैं और टकराव की सूरत में बस रास्ते में आएंगे। ये बात सुनकर एक्सेल, थियोडोर और जैक सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें माइक की असली ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके आत्मविश्वास और थोड़ी हद तक उसकी बेखौफी ने गहरा असर जरूर छोड़ा। फिर माइक ने थियोडोर और जैक की तरफ देखा और कहा कि वो दोनों भी यहां रुकने लायक मुश्किल से ही हैं। यह सुनकर जैक गुस्से से भड़क उठा और नाराज होते हुए बोला कि वो खुद को कोई बड़ा जाट समझता है और उसे लड़ाई के लिए ललकारा। माइक बस हंसा और बोला कि अगर कोई उसकी ताकत परखना चाहता है तो अकेला जैक इसके लिए काफी नहीं। इन शब्दों ने जैक को और भी ज्यादा भड़का दिया। फिर माइक ने एक्सेल से कहा कि विला के सारे फाइटर्स को बुलाए और एक साथ हमला करें। उसने यकीन दिलाया कि वो 100 लोगों को भी संभाल सकता है। एक्सेल को माइक के इस आत्मविश्वास की उम्मीद नहीं थी और उसने जैक के साथ डुअल में पहले उसकी ताकत परखने का सुझाव दिया, लेकिन माइक को साफ इतने छोटे टेस्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गार्ड्स को देखते हुए जैक ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि देखते हैं माइक कितने सेकंड्स टिकता है। उसी पल माइक को घेरे खड़े बॉडीगार्ड्स एक साथ आगे बढ़े, लेकिन माइक वहीं खड़ा रहा, न हमला करने का इरादा न पीछे हटने का। एक्सेल और थियोडोर को उसकी यह शांति समझ नहीं आई और उन्हें लगने लगा कि शायद यह लड़का डर से जम गया है। जैसे ही पहला बॉडीगार्ड पास आया और उसने मुक्का मारा, कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसकी मुट्ठी जैसे एक अदृश्य दीवार से टकराई। उसी पल माइक के चारों तरफ एक जबरदस्त ब्लास्ट वेव उठी, जिसका केंद्र माइक खुद था। सारे बॉडीगार्ड्स पल भर में अलग अलग दिशाओं में उड़ गए और एक भी अपने पांव पर खड़ा नहीं रह सका, जबकि माइक शांति से अपनी जगह खड़ा रहा। उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। एक्सेल, थियोडोर और जैक जो देख रहे थे उससे हक्के बक्के रह गए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या, क्योंकि माइक ने एक भी हरकत नहीं की थी। उस पल थियोडोर को कुछ शक होने लगा। इसके बाद माइक ने जैक की तरफ मुड़कर उसे भी इशारे से बुलाया। भले ही उसने अभी माइक की गजब ताकत देखी थी, फिर भी उसके घमंडी रवैये से वो चिढ़ा हुआ था। तो जैक पूरी ताकत से आगे बढ़ा, ऊंची छलांग लगाई और एक स्पिनिंग किक मारी, लेकिन वो माइक के जिस्म को छू भी नहीं पाया। अगले ही पल एक जबरदस्त पलटवार ने उसे पीछे उड़ा दिया। वो कितनी दूर जाकर गिरा, इसी से अंदाजा लग रहा था कि वो ताकत कितनी तबाहकुन थी। जैक उड़कर एक पेड़ से जा टकराया और उसके टकराने की ताकत से पेड़ टूट गया। वहां मौजूद सभी लोग माइक की ताकत देखकर दंग रह गए। जैक से निपटने के बाद माइक शांति से थियोडोर की तरफ मुड़ा। थियोडोर ने जल्दी से हाथ जोड़े और माना कि उनसे गलती हुई कि उन्होंने उसकी असली ताकत को फौरन नहीं पहचाना। इस बीच जैक मुश्किल से उठा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उस्ताद भी माइक का मुकाबला नहीं कर सकते। थियोडोर ने समझाया कि मिस्टर लॉ भी, जिन्होंने हाल ही में मार्शल सोवेरेन लेवल हासिल किया है, इस माइक का मुकाबला नहीं कर सकते। यह सुनकर एक्सेल की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अचानक इतने ताकतवर इंसान से मिल बैठा। थियोडोर ने पूरे यकीन के साथ कहा कि माइक सच में एक मार्शल लेवल मास्टर है। थियोडोर की बातें हमेशा भरोसे के काबिल होती थीं, लेकिन इस बार एक्सेल के लिए यह सब हजम करना मुश्किल था। और उसी पल एक्सेल की बेटी एब्बी आखिरकार जाग गई। बाहर की तेज आवाजों ने उसकी नींद तोड़ दी थी। माइक की ताकत देखकर आश्वस्त हुए एक्सेल ने उसे घर के अंदर बुलाया ताकि अपनी बेटी की हिफाजत का प्लान विस्तार से तय किया जा सके। बात शुरू करने से पहले माइक ने 2 शर्तें रखीं। पहली, उसे एडवांस के तौर पर 20 लाख युआन चाहिए। दूसरी, पूरे ऑपरेशन के दौरान उसके इंस्ट्रक्शंस को बिना सवाल के माना जाए। एक्सेल को मना करने की कोई वजह नहीं दिखी और उसने फौरन पैसे तैयार करने का हुक्म दिया। इसके बाद माइक ने कहा कि एडवांस मिलने के बाद अगले दिन उसे 24 घंटे के लिए एक जाती काम से जाना होगा। यह सुनकर एक्सेल साफ घबरा गया, क्योंकि जॉनी अपनी तेजी के लिए मशहूर था और बहुत मुमकिन था कि वो आज या कल ही हमला करे। तब माइक ने सुझाव दिया कि वो लड़की को अपने साथ घर से बाहर ले जाएगा। एक्सेल मुश्किल में पड़ गया,
क्योंकि उसे यकीन था कि सू फैमिली की विला से ज्यादा महफूज और जगह कोई नहीं। वो अभी सोच ही रहा था कि अचानक उसे अपना नाम पुकारते सुना। ऊपर देखा तो एब्बी सीढ़ियों पर नाइट गाउन में खड़ी थी। बेटी को इस हाल में देखकर एक्सेल ने फौरन उसे वापस जाकर कपड़े बदलने को कहा, लेकिन एब्बी ने जवाब दिया कि वो कई दिनों से जेल की तरह बंद है, इसलिए उसे पैजामेज में बाहर आने में कोई अजीब बात नहीं लगती। थियोडोर ने बीच में आकर मामला संभालने की कोशिश की और कहा कि लड़की बहुत देर से बंद है, इसीलिए वो चिड़चिड़ी है। एबी ने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और उसे जल्दी ही पता चल गया कि माइक का चेहरा उसके लिए अनजाना है। एक्सेल ने फौरन अपनी बेटी को बताया कि सामने मिस्टर वुजी हैं, उनके खास मेहमान, जिन्हें खास तौर पर उसकी हिफाजत के लिए बुलाया गया है। यह सुनकर कि माइक को उसकी रक्षा के लिए बुलाया गया है, एब्बी ने बस उस जवान लड़के को हिकारत भरी नजरों से देखा। तब माइक ने लड़की से अपना परिचय कराया और समझाया कि वो न तो उसकी आजादी छीनने का इरादा रखता है, न उसे घर में बंद रखने का। यह सुनते ही एब्बी ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वो घर से बाहर जा सकती है। माइक ने एक पल के लिए एक्सेल की तरफ तो देखा। वो घबराया हुआ था, लेकिन समझ गया कि उसके पास कोई और चारा नहीं, तो उसने एक लंबी सांस ली और मजबूरी में सर हिला दिया। अपनी मुराद पाकर एब्बी का चेहरा खिल उठा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर में बंद रहकर वो बुरी तरह थक चुकी थी। लेकिन एक्सेल ने सख्ती से एक शर्त जोड़ी, अगर वो कल माइक के साथ कहीं जाए तो हर वक्त उसके साथ रहे। एब्बी मान गई, लेकिन मन ही मन उसने तय कर लिया कि वो किसी भी बॉडीगार्ड की बात नहीं मानेगी। अगले दिन एब्बी सज धज कर माइक के साथ एक लग्जरी कार में बैठ गई। उसी वक्त माइक के बैंक अकाउंट में 20 लाख युआन आ गए। एब्बी ने फौरन ड्राइवर अंकल जुआन को मॉल चलने का हुक्म दिया, क्योंकि उसे शॉपिंग किए काफी वक्त हो गया था। लेकिन उसके बगल में बैठे माइक ने ड्राइवर को लॉनगन यूनिवर्सिटी की तरफ चलने को कहा। यह सुनते ही एब्बी भड़क उठी और ड्राइवर से तीखे लहजे में पूछा कि वो किसका हुक्म मानेगा। एक दिन पहले एक्सेल ने घर के सभी स्टाफ को खास तौर पर बता दिया था कि 1 महीने तक माइक के ऑर्डर्स का पालन करना है। जब एब्बी को लगा कि ड्राइवर उसे नजरअंदाज कर रहा है, तो वो पूरी तरह गुस्से में आ गई और गाड़ी रोकने और उसे उतारने की मांग करने लगी। अंकल जुआन ने हेल्पलेसली रियर व्यू मिरर से माइक की तरफ देखा। माइक ने हैरानी में उसे रोकने की इजाजत दे दी। गाड़ी फौरन रुक गई। एब्बी ने फतह के अंदाज में दरवाजा खोला और बाहर निकलते हुए ऐलान किया कि वो जा रही है। लेकिन जहां गाड़ी रुकी थी, वो जगह एकदम सुनसान थी। ये देखकर एब्बी एक पल के लिए उलझन में पड़ गई। चंद सेकंड में उसने हालात का जायजा लिया और जल्दी से वापस गाड़ी में बैठ गई। माइक ने एक समझौता पेश किया, पहले वो चुपचाप उसके साथ उसके काम पर चले और उसके बाद वो उसे जहां चाहे ले जाएगा। एब्बी ने नाराजगी से नाक चढ़ाई, लेकिन आगे कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद गाड़ी लॉन्ग शैन यूनिवर्सिटी के डॉर्म के सामने रुकी। एब्बी ने बेयकीनी से पुरानी इमारत को देखा। उसे हैरानी हुई कि माइक शायद यहीं रहता है। माइक ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी से उतर गया। लेकिन डॉर्म के पास एक महंगी गाड़ी का आना और उसमें से एक खूबसूरत लड़की का उतरना, इसने फौरन छात्रों का ध्यान खींच लिया। माइक ने उसे अपने पीछे आने को कहा, लेकिन एब्बी ने साफ मना कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसी जगह कैसे जा सकती है। अंकल जुआन ने धीरे से याद दिलाने की कोशिश की कि उसके पिता ने कहा था कि मिस्टर वुजी की नजरों में रहे, लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। तब माइक ने कहा कि अगर बाद में शॉपिंग पर जाना है तो बेहतर है जल्दी उसके पीछे आए। शॉपिंग का लालच ज्यादा था, तो एब्बी मुंह फुलाए हुए उसके पीछे रूम तक चली गई। तभी वो अचानक रुक गई। उसे कुछ घिनौना नजर आया। उसने देखा कि माइक के तीनों रूममेट्स बिना कमीज के बैठे गेम खेल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि माइक वापस आया है और अपने साथ एक खूबसूरत लड़की भी लाया है, तो उन्होंने फौरन भद्दे मजाक शुरू कर दिए। दोबारा जन्म लेने के बाद से माइक इन पुराने जान पहचान वालों से नफरत करता था। अब इन्हें सामने एब्बी को परेशान करते देखकर वो तुरंत गुस्से में आ गया। वो आगे बढ़ा, एब्बी के सामने खड़ा हो गया और सख्त लहजे में उन्हें उससे दूर रहने को कहा। लेकिन तीनों लड़के मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराते रहे। उन्हें लगा यह बस दोस्तों का बेकार मजाक है। तब माइक ने कहा कि अगर उन्हें लड़कियों को तंग करने में इतना मजा आता है तो वो उन्हें असली मजा दिखाएगा। इसके बाद उसने चुपके से अपनी मैजिक का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करके उन्हें डराया। स्पेल के असर में तीनों छात्रों को चारों तरफ अनगिनत कंकाल दिखने लगे। वो उन्हें हर तरफ से घेरे हुए थे और भयानक चीखें निकाल रहे थे। यह मंजर इतना खौफनाक था कि तीनों फौरन घुटनों पर गिर पड़े। लड़के कांप रहे थे और माफिज मांग रहे थे। एब्बी हैरानी से देखती रही और सोचने लगी कि इन्हें क्या हो गया। तब माइक ने बताया कि यह बस एक इल्यूजन था। फिर माइक ने एब्बी को थोड़ा रुकने को कहा। उसने कुछ सामान उठाया। थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से गाड़ी में बैठे थे। एब्बी अभी भी उसके रूममेट्स की अजीब हरकत भूल नहीं पाई थी और पूछने लगी कि उसने कौन सी मैजिक इस्तेमाल की थी। माइक ने मजाक में कहा कि वो उसकी ताकत देख चुकी है
इसीलिए उसे उससे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। अभी ने घबराकर अपना चेहरा हाथों से ढक लिया, लेकिन अगले ही पल माइक ने शांति से बैठते हुए बेपरवाही से कहा कि वो बस मजाक था। यह समझ आते ही एब्बी आग बबूला हो गई और उसे गाड़ी में ही मारने पर उतारू हो गई। तभी गाड़ी चला रहे अंकल जुआन ने मुड़कर पूछा कि अब कहाँ जाना है। माइक ने अपनी बहन को कॉल करके पूछा कि वो कहाँ है। मॉली ने बताया कि वो अभी काम पर है और उसका एड्रेस दे दिया। इसके बाद गाड़ी एल स्ट्रीट इमारत 107 की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर माइक को पता चला कि यह एक रेस्टोरेंट है जहां सभी वेट्रेस मैड की ड्रेस में जवान लड़कियां हैं। एब्बी को नहीं पता था कि यहां माइक की बहन काम करती है, तो उसने सोचा कि इस जवान लड़के के शौक थोड़े अजीब हैं। वो दोनों अंदर गए, एक खाली मेज चुनी और कुछ डिशेस ऑर्डर किए। माइक ने वेट्रेस से पूछा कि क्या यहाँ मॉली नाम की कोई लड़की काम करती है। उसने फौरन हाँ में सर हिलाया और बताया कि वो अभी किचन में है और जल्द ही ऑर्डर लेकर बाहर आएगी। थोड़ी देर बाद माइक ने सच में अपनी बहन को देखा, जो हाथ में प्लेट लिए किचन से निकल रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर भारी मेकअप और मेड की यूनिफॉर्म देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वो अपनी जगह से उठ गया। लेकिन ठीक उसी पल उसने देखा कि एक आदमी ने बेशर्मी से लड़की के पीछे थप्पड़ मारा और जोर से उसे बुलाया। उसने कहा कि मॉली ने उसे बहुत देर से इंतजार करवाया। यह देखते ही माइक का चेहरा भौंचक्का हो गया। वो इंसान सैम निकला, 23 साल का सन प्रॉपर्टीज ग्रुप का इकलौता वारिस। मॉली ने शालीनता से मना करने की कोशिश की और अपनी व्यस्तता का हवाला दिया, लेकिन वो यंग मास्टर उसे इतनी आसानी से जाने देने को तैयार नहीं था। तभी सैम ने अचानक अपनी जेब से एक रिंग बॉक्स निकाली और सबके सामने मॉली से गर्लफ्रेंड सेंड बनने की गुजारिश की। इस हरकत ने फौरन बाकी कस्टमर्स का ध्यान खींच लिया और लोग देखने के लिए जमा होने लगे। दूर बैठी एब्बी ने भी उस जवान लड़के को उसके नाम से फौरन पहचान लिया। सैम उसके परिवार की गरीबी के बारे में बोलने लगा और वादा किया कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मॉली ने मना कर दिया और शांति से वापस काम पर लग गई। यह जवाब सैम को बिल्कुल उम्मीद नहीं था। सबके सामने एक गरीब लड़की से ठुकराए जाने पर उसे बेइज्जती महसूस हुई और वो तुरंत गुस्से में आ गया। फिर उसने मेज से पानी का गिलास उठाया, अपनी पैंट पर उड़ेल लिया और जोर से रेस्टोरेंट के ओनर को बुलाया। ओनर को पता चला कि यंग मास्टर सॉन्ग को परेशानी हुई है, तो वो दौड़कर आया। सैम ने झूठ बोला कि मॉली ने उस पर पानी गिरा दिया और अब उसे खुद साफ करना होगा। यह सुनते ही रेस्टोरेंट ओनर ने बिना कुछ जांचे परखे लड़की पर इल्जाम लगा दिया और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उठा, किसी ने उसे थाम लिया और वो माइक था। अगले ही पल माइक ने उसे पीछे की तरफ फेंक दिया और एक जोरदार आवाज के साथ रेस्टोरेंट ओनर का जिस्म मेज पर जा गिरा, जो तुरंत टूट गई। रेस्टोरेंट का स्टाफ और कस्टमर्स आंखें फाड़े यह मंजर देखते रहे। मॉली भी हैरान रह गई, क्योंकि उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई यहां होगा। एब्बी ने भी पहली बार माइक की ताकत को असल में देखा और खुद ब खुद हैरान हो गई। वो मोटा आदमी इतनी आसानी से उड़ा दिया गया था। इतने में सैम आगे बढ़ा और माइक को धमकाते हुए बोला कि वो दूसरों के मामले में दखल न दे। माइक के एक तेज मुक्के के बाद सैम फौरन जमीन पर था। तेज दर्द उसके पूरे जिस्म में दौड़ गया, जैसे कई पसलियां टूट गई हों। लेकिन वो धमकियां देता रहा और याद दिलाता रहा कि वो सन प्रॉपर्टीज ग्रुप का वारिस है। तभी अचानक एक और आवाज गूंजी। वो शब्द इतने अप्रत्याशित थे कि सैम का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। एब्बी पास आ चुकी थी और उसने खुलकर माइक का साथ दिया था। सू फैमिली की लड़की को देखते ही सैम को एहसास हो गया कि उसकी फैमिली कंपनी उनके रसूख के सामने कुछ नहीं। तो एब्बी के पिता को कॉल करने से पहले ही वो जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट से निकल गया। उसकी इस बेशर्म भागती हुई हालत को देखकर एब्बी ने माइक को प्लेफुली कोहनी मारी और बोली कि अब वो उसका एहसानमंद है। उसी पल मॉली ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और जोर देकर कहा कि जल्दी से यहां से चलते हैं। माइक के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन सबसे पहले वो जानना चाहता था कि वो ऐसी जगह काम क्यों कर रही है। मॉली ने संक्षेप में कहा कि यहां तनख्वाह अच्छी है, और तब माइक को एहसास हुआ कि अपनी पिछली जिंदगी की लापरवाही की वजह से उसकी बहन को ऐसी बेइज्जती सहनी पड़ रही है। मॉली ने धीरे से याद दिलाया कि उसने अभी कपड़े नहीं बदले, और तब माइक को होश आया कि वो अभी भी मेड की यूनिफॉर्म में है। उसने फौरन एब्बी से पूछा कि क्या उसे पास में कोई क्लोथिंग स्टोर पता है। एब्बी फौरन उत्साहित हो गई और पूरे यकीन के साथ बोली कि वो बिल्कुल सही जगह आई है। इसके बाद वो तीनों मिलकर कई स्टोर्स में गए। एब्बी ने मॉली के लिए झटपट कई आउटफिट्स चुन लिए। सभी चीजें बहुत अच्छी लग रही थीं और एब्बी और माइक दोनों ने देखा कि वो मॉली पर कितनी अच्छी लगती हैं। लेकिन जब मॉली ने टैग्स पर कीमतें देखी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से कहा कि वो इतनी महंगी चीजें नहीं खरीद सकती। तब एब्बी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसका भाई अब अमीर है और सिर्फ कुछ आउटफिट्स ही नहीं, पूरा स्टोर भी खरीद सकता है। मॉली ने हैरानी से पूछा कि यह कैसे मुमकिन है।
एब्बी ने बताया कि माइक अब उनकी फैमिली का बॉडीगार्ड है और उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है। हालांकि मॉली को अभी पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन आखिरकार उसने भाई को कपड़ों का हिसाब चुकाने दिया। शॉपिंग पूरी होने के बाद माइक ने अपनी बहन को 2 लाख युआन ट्रांसफर किए और कहा कि कुछ पैसे अपने लिए रखे और बाकी मां को दे दें। मॉली के मन में और भी बहुत कुछ जानने की इच्छा थी, लेकिन माइक जानता था कि वो उसे अपने बदलाव की सच्चाई नहीं बता सकता। तो उसने एक और कहानी घड़ी कि उसकी मुलाकात एक रहस्यमय उस्ताद से हुई जिसने उसे मार्शल आर्ट्स सिखाया। लेकिन मॉली इतनी भोली नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि वो ऐसी परियों की कहानियों पर यकीन नहीं करने वाली। कुछ पलों के लिए भाई बहन चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे और फिर मॉली अचानक हंस पड़ी और बोली कि वो सच जानने की कोशिश नहीं करेगी। फिर उसने कहा कि वो मां को सब बता देगी। यह कहकर वो जाने लगी। माइक उसके पीछे गया और मां से माफी मांगने को कहा, लेकिन मॉली ने कहा कि ऐसी बातें उसे खुद जाकर कहनी चाहिए। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, एब्बी उसे छेड़ने लगी कि इतना ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट अपनी छोटी बहन से डरता है। माइक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके थोड़े लाल हुए गाल उसकी शर्मिंदगी जाहिर कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी चली, एब्बी विस्तार से गिनाने लगी कि उस दिन उसने कितनी बार उसकी मदद की। माइक ने इशारा समझ लिया और फौरन अंकल जुआन से कहा कि एब्बी के इंस्ट्रक्शंस माने और उसे जहां वो चाहे ले जाए। यह सुनकर एब्बी खुशी से चहक उठी और शॉपिंग सेंटर चलने का हुक्म दिया। शॉपिंग उसकी जिंदगी की सबसे पसंदीदा चीज थी और अब वो इसका पूरा मजा ले सकती थी। मूड अच्छा होने की वजह से वो लगभग शाम तक शॉपिंग करती रही। नतीजा ये हुआ कि माइक बॉडीगार्ड की भूमिका के साथ साथ बैग्स उठाने वाला भी बन गया। जब तक गाड़ी की पिछली सीट पूरी तरह बैग से भर नहीं गई, एब्बी ने चैन नहीं लिया। लेकिन इससे पहले कि अंकल जुआन गाड़ी स्टार्ट करता, माइक को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। हालांकि उसने शांति से कहा कि कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है और बस वापस चलते हैं। दरअसल उसका अंदेशा सही निकला। उसी वक्त कोई उन पर नजर रखे हुए था। सू फैमिली की विला तक का रास्ता शहर के बाहरी इलाके से गुजरता था और जाते वक्त सब शांत था, लेकिन वापसी पर गाड़ी को अचानक जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। सड़क के बीचों बीच एक पेड़ का तना पड़ा हुआ था। जुआन घबराकर रुकावट देखने के लिए गाड़ी से उतरा। माइक भी उसके पीछे उतरा। वो दोनों यह सोच ही रहे थे कि पेड़ कैसे हटाया जाए। तभी एक तेज सीटी की आवाज आई और जुआन ने एक गोली अपनी तरफ आते हुए देखी, लेकिन माइक ने फौरन अपनी ताकत इस्तेमाल की और उड़ती हुई गोली को हवा में ही रोक लिया। जब सबको पता चला कि यह गोली है, तो जुआन के पांव कांप गए और वो डर से जमीन पर बैठ गया। माइक के लिए ऐसे हमले बस एक सस्ती चाल से ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन चूंकि दुश्मन ने यह खेल शुरू किया था, तो वो भी जवाब देने के लिए तैयार था। यही सोचते हुए उसने एनर्जी का बहाव तेज किया और गोली को वापस निशानेबाजों की तरफ भेज दिया। जंगल में छुपे 2 किलर्स पल भर में सर पर लगी गोली से ढेर हो गए। उन्हें समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ। इसी बीच गाड़ी में ऊँघ रही एब्बी ने शोर सुनकर दरवाजा खोला और देखने लगी कि क्या हो रहा है। उसे देखते ही जुआन घबरा गया और उसे फौरन चेताया कि यह एम्बुश है और उसे तुरंत गाड़ी में वापस जाना होगा। पहले एब्बी को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है, लेकिन जैसे ही वो बोलना बंद हुआ, उसे एक अजीब सी बू आई और जब तक उसे एहसास हुआ कि यह स्लीपिंग गैस है, तब तक देर हो चुकी थी। उसका जिस्म एकदम कमजोर पड़ गया और वो बेहोश हो गई। लगभग उसी वक्त जुआन भी गैस के असर में बेहोश हो गया। सिर्फ माइक होश में था। कुछ देर बाद जब गैस छोड़ने लगी, तो अनजान लोग गाड़ी की तरफ निकले। एब्बी को थोड़ा होश आया तो उसने कई अजनबी देखे। उनके हाथों में गन्स थे और वो सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अधमरी हालत में वो माइक को आवाजें देने लगी, लेकिन वो वहां नहीं था। ग्रुप के लीडर ने लड़की की हालत देखकर बॉडीगार्ड को ढूंढने में वक्त बर्बाद न करने का फैसला किया और अपने आदमियों को पहले एब्बी को उठाकर ले जाने का हुक्म दिया। लेकिन ठीक उसी पल माइक ने शांति से पूछा कि ये किसके लोग हैं और कहां से आए हैं। माइक की आवाजन सुनकर हमलावरों ने चौंककर पीछे मुड़कर देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वो एक चाल में फंस गए थे। लेकिन यह देखकर कि वो अकेला है, वो जल्दी शांत हो गए। लीडर ने फौरन अपने आदमियों को एक साथ हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन माइक की नजरों में ये लोग बस छोटे मोटे दुश्मन थे। उसने शांति से पास के पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ी। उसके हाथों में आते ही वो पत्तियां तुरंत ब्लेड्स में बदल गईं और उनकी मदद से उसने पलक झपकते ही सबकी डिफेंस तोड़ दी और सबको चित कर दिया। यह देखकर लीडर का दिमाग चकरा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सिर्फ पत्तियों से लोगों को घायल कर सकता है। लैंड सिटी में उसने इस लेवल के किसी उस्ताद के बारे में कभी नहीं सुना था। इसी बीच माइक ने फिर वही सवाल पूछा, उन्हें किसने भेजा? उसने जानबूझकर इस इंसान को जिंदा रखा था ताकि इंफॉर्मेशन मिल सके, लेकिन उसके दुश्मन ने अपनी बात जाहिर करने की बजाय मौत को चुना। जब उसे लगा कि जीत नहीं सकता,
तो उसने अपने दांत में छुपे पॉइजन कैप्सूल को दांतों से दबा लिया। कुछ सेकंड बाद वो खून उगलने लगा। अगले ही पल वो मरकर जमीन पर गिर गया। सुराग वहीं खत्म हो गया और माइक को थोड़ी निराशा हुई। दुश्मन मर चुका था तो बस वापस घर जाना था। माइक ने अपनी ताकत का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करके रास्ते में पड़े पेड़ को तोड़ दिया। इसके बाद वो बेहोश एब्बी के पास वापस आया। फिर उसने अपनी इंटरनल एनर्जी उसके जिस्म में डाली ताकि स्लीपिंग गैस के असर को खत्म किया जा सके। उसी पल एब्बी की आंखें खुल गईं। आंखें खुलते ही पहली चीज जो उसने देखी वो ये थी कि माइक उसके पास खड़ा है और उसका हाथ उसके सीने पर है। एब्बी एकदम उछलकर खड़ी हो गई। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध लीं और घबराकर चिल्लाने लगी, उस पर गंदी हरकत का इल्जाम लगाते हुए। तब माइक ने शांति से समझाया कि वो दरअसल उसे बचा रहा था और एबी ने चारों तरफ देखा तो पास में कई नकाबपोश लोग नजर आए। यह मंजर देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और जब उसे पता चला कि ये उसे मारने आए थे तो डर और बढ़ गया। थोड़ी देर बाद हुआन को भी होश आया। यह सब देखकर वो बुरी तरह हैरान हो गया। माइक ने उसे कहा कि पहले सबको सू फैमिली की विला वापस ले चलो और साथ ही बताया कि रास्ते में पड़ा पेड़ वो हटा चुका है। वापस मैंशन पहुंचने पर माइक ने एक्सेल और थियोडोर को पूरी घटना विस्तार से बताई। यह खबर सुनकर मिस्टर सू बहुत घबरा गए। माइक ने यह भी बताया कि उन सभी की कलाई पर पत्ते के आकार का निशान था। उसने कहा कि ऐसा ग्रुप इतने घटिया तरीके मुश्किल से ही इस्तेमाल करता है। यह सुनकर थियोडोर के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें धुंधली सी याद आई कि उन्होंने ऐसा निशान कहीं पहले देखा है। हमले की इस घटना ने एक्सेल को अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर इतना फिक्रमंद कर दिया कि उसने तय कर लिया कि एब्बी घर से बाहर नहीं जाएगी। माइक ने माना कि अब ज्यादा सावधानी जरूरी है। फिर जैसे उसे कुछ जरूरी बात याद आई, उसने एक्सेल से अच्छी क्वालिटी के जैड से बने कुछ ब्रेसलेट्स ढूंढने में मदद मांगी। घर के मालिक को समझ नहीं आया कि इनका क्या करना है, लेकिन उसने फौरन अपनी सेक्रेटरी को यह काम सौंप दिया। थोड़ी देर बाद वो जेड ब्रेसलेट्स का एक पूरा बॉक्स लेकर आई। पहली नजर में ही साफ था कि ये बेहतरीन क्वालिटी के गहने थे। माइक बहुत खुश हुआ और बॉक्स उठा लिया। एक्सेल ने अंदाजा लगाया कि माइक शायद इन्हें बुरी आत्माओं से बचाव के लिए ब्लेस्ड करने वाला है, लेकिन थियोडोर ने कहा कि ऐसी बातें सिर्फ ढोंगी लोग करते हैं, क्योंकि असली उस्ताद ऐसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करते। यह सुनकर एक्सेल थोड़ा शर्मिंदा हो गया और अपनी अनजानी के लिए माफी मांगने लगा। उसी रात माइक बॉक्स लेकर अपने रूम में गया और कुछ बेहतरीन जेड आइटम्स चुने। उसने उनमें अपनी ताकत का कुछ हिस्सा डाल दिया। इसके बाद उसने एक ब्रेसलेट उठाया और एब्बी के रूम में गया। एब्बी ने साफ नाराजगी के साथ दरवाजा खोला और पूछा कि वो इतनी रात को क्यों आया है। माइक ने बस ब्रेसलेट उसे थमा दिया और कहा कि कल से इसे हमेशा अपनी नंगी त्वचा पर पहने। यह सुनकर एब्बी ने अजीब से अंदाज में बाहें सीने पर बांध लीं और उस पर अजीब इरादे रखने का शक करने लगी। इसके बाद माइक गहनों का बॉक्स लेकर लिविंग रूम में वापस आया, जहां थियोडोर और एक्सेल अभी भी बैठे थे। माइक ने उन्हें दिखाने का फैसला किया कि ये आइटम्स असल में किस काम के हैं। उसने एक बॉडीगार्ड से गन मांगी, फिर जेड पेंडेंट को हवा में उछाला। अगले ही पल उसने उस पर गोली चलाई। गोली बैरल से निकली, लेकिन जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराई और किनारे की तरफ उछल गई। यह देखकर थियोडोर अपनी हैरानी छुपा न सके। पेंडेंट वापस माइक की हथेली में आ गिरा, लेकिन तुरंत कई टुकड़ों में टूट गया। एक्सेल को समझ आया कि यह सुरक्षा सिर्फ एक बार काम करेगी, लेकिन एक बार की सुरक्षा भी जान बचा सकती है। माइक ने समझाया कि यह तो बस एक ट्रायल था, एक बार के इस्तेमाल के लिए। असली ब्रेसलेट्स 4 से 5 हमले झेल सकते हैं। एबी को उसने पहले से सबसे बेहतरीन ब्रेसलेट दे दिया था, क्योंकि वो दुश्मनों का मुख्य निशाना थी। बाकी गहने उसने थियोडोर और एक्सेल में बांट दिए और साथ ही कहा कि एक एक उसकी मां और बहन को भी दे दिया जाए। एक्सेल ने फौरन यह काम करने का हुक्म दिया। अगली सुबह एब्बी ने काफी देर तक माइक का दिया ब्रेसलेट देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह किस काम का है। आखिरकार उसने तय किया कि यह उसके स्टाइल में फिट नहीं होता, इसलिए नहीं पहनेगी। और वैसे भी माइक का उसे पहनने पर जोर देना उसे पसंद नहीं आया था, तो उसने प्रिंसिपल पर नहीं पहनने का फैसला किया। जब वो नीचे उतरी तो लिविंग रूम में अपने पिता से मुलाकात हुई, जो चाय पी रहे थे। एक्सेल ने फौरन पूछा कि वो कहां जा रही है। एब्बी ने जिद के साथ जवाब दिया कि वो बाहर जाकर मौज करना चाहती है। माइक पहले तो दखल देने वाला नहीं था, लेकिन उसने देखा कि एब्बी ने ब्रेसलेट नहीं पहना, तो उसे खुद उसके साथ जाना पड़ा। हालांकि एब्बी माइक के लगातार पीछे आने से और भी चिढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो उसके पसंदीदा शॉपिंग सेंटर पहुंच गए। रास्ते भर एब्बी इस चिपकू बॉडीगार्ड से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका सोचती रही। एब्बी ने माइक से गुजारिश की कि कम से कम एक दिन उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन माइक ने मना कर दिया। यह सब एब्बी को बेहद खल रहा था। उसे समझ नहीं आया कि जब यह बंदा हर वक्त उसके पीछे पीछे है तो मजा कहां से आएगा।
आखिरकार उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि वो वॉशरूम जा रही है। उसे यकीन था कि माइक उसके पीछे वहां नहीं आएगा। माइक बाहर रुककर इंतजार करने लगा। उसे अच्छी तरह पता था कि वो कुछ करने वाली है। एब्बी को पूरा यकीन था कि इस बार वो उससे आगे निकल जाएगी। तो उसने विंडो से बाहर निकलने का प्लान बनाया। वो विंडो जिल पर चढ़ी और फैन के सहारे झुकने लगी। ठीक उसी वक्त उसका एक जूता पांव से उड़ गया और एब्बी का नंगा पांव फैन से टकराने की नौबत आ गई। लेकिन तभी उसे नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। जैसे ही एब्बी बाथरूम की विंडो से बाहर निकली, उसने देखा कि माइक नीचे एयर कंडीशनर की बाहरी यूनिट पर शांति से खड़ा है। हैरान एबी ने पूछा कि वो वहां कब पहुंच गया। माइक ने कहा कि यह अब ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि उसकी और भी एक समस्या है। उसने हैरानी से कहा कि उसकी ड्रेस के नीचे सब कुछ नजर आ रहा है। माइक की बात सुनते ही एबी का चेहरा कानों तक लाल हो गया। एक तेज चीख के साथ वो वापस वॉशरूम में भाग गई। माइक से पीछा छुड़ाने का प्लान पूरी तरह नाकाम रहा। माइक बाहर शांति से एब्बी का इंतजार करता रहा। एब्बी मन ही मन सोच रही थी कि यह घिनौना बंदा उसे कितना परेशान करता है। तभी बाहर खड़े माइक ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। मुड़कर देखा तो एक लड़की थी। वो एलिस थी। वो उसी क्लास में पढ़ती थी और स्कूल की असली गॉडेस मानी जाती थी। खूबसूरत, लाजवाब फिगर, मीठा स्वभाव और दोस्ताना मुस्कान, उसे लगभग सभी पसंद करते थे। पिछली जिंदगी में माइक भी उनमें से एक था जो चुपके से उसे पसंद करता था। और एक बार जब वो सड़कों पर भटक रहा था, तब एलिस ने उसकी मदद भी की थी। एब्बी की नजर इस अजनबी लड़की पर पड़ी और वो नोसियत से वॉशरूम के दरवाजे से सर बाहर निकालकर देखने लगी। एलिस ने भी उसे देखा और मुस्कुराते हुए माइक से पूछा कि क्या यह खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने कहा कि अच्छा चुनाव किया। इससे पहले कि माइक कुछ बोलता, एब्बी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि वो कभी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी और फौरन दरवाजे के पीछे छुप गई। फिर माइक ने एलिस से हालचाल पूछा और उसने बताया कि सब ठीक है। वो हैरान थी कि माइक कितना बदल गया है। उसकी मौजूदा हरकतें पहले वाले माइक जैसी बिल्कुल नहीं थीं। उसने बस इतना कहा कि वक्त इंसान को बदल देता है। यह बात सुनकर एलिस हंस पड़ी और उसे छेड़ते हुए बोली कि वो किसी बूढ़े की तरह बोलता है। थोड़ी और बातें हुईं। फिर एलिस को अचानक एक जरूरी बात याद आई। कुछ दिनों बाद उसका बर्थडे था। उसने बताया कि वो घर पर पार्टी रखने वाली है और चूंकि दोनों की मुलाकात यहां हो गई, तो उसने माइक को आने का न्योता दे दिया। फिर एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो उनकी डेट में और ज्यादा रुकावट नहीं बनेगी। यह कहकर उसने अलविदा कहा और चली गई। उसे जाते हुए देखते हुए माइक के मन में एक अजीब सा एहसास जागा। उसे नहीं लगा था कि जिन लोगों को वो अतीत में खोया हुआ समझता था, उनसे दोबारा मुलाकात होगी। उसी वक्त उसका फोन बजा और उठाया तो जुआन की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। उसने बताया कि एब्बी ने चुपके से गाड़ी की चाबी चुराई और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी लेकर चली गई। माइक ने शांति से जवाब दिया कि वो देख लेगा। इसी बीच एबी खुद सड़क पर गाड़ी चला रही थी। आजादी का यह एहसास उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मॉल से निकलने के थोड़ी देर बाद ही उसके पीछे पुलिस की सायरन बजने लगी। एबी फौरन घबरा गई। उसकी आजादी बहुत जल्दी खत्म हो गई। एक पुलिस कार ने उसे रोका। ऑफिसर गाड़ी से उतरा और बताया कि उसे बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की शिकायत मिली है। उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे। एबी मुश्किल में पड़ गई। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। ऑफिसर को समझ आ गया कि वो डॉक्यूमेंट्स देने वाली नहीं है, तो उसने उसे गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। और ठीक उसी पल उसे माइक की संतुष्ट आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती, उसे स्टीयरिंग के पीछे नहीं बैठना चाहिए और बाकी फीमेल ड्राइवर्स की बदनामी नहीं करानी चाहिए। एबी को फौरन समझ आ गया कि पुलिस को उसी ने बुलाया था और वो गुस्से में चिल्लाई कि वो उसे एक दिन जरूर मारेगी। नतीजा ये हुआ कि उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और जुर्माना भरना पड़ा। इसके बाद एब्बी लगातार 3 दिन तक माइक से बेहद नाराज रही। तीनों दिन वो अपने रूम में बंद रही और बाहर तक नहीं बाहर निकली। एक वक्त माइक ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एबी का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। माइक ने पूछा कि क्या वो अभी भी नाराज है। एबी ने गुस्से में उसे चले जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन माइक दस्तक देता रहा और बोला कि उसे उसकी मदद चाहिए। यह सुनते ही कि माइक उससे कोई फेवर मांग रहा है, एब्बी ने अनमने मन से दरवाजा खोला और पूछा कि क्या बात है। पहले उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब माइक ने वादा किया कि मदद करने पर वो उसकी एक शर्त मानेगा, तो एब्बी फौरन राजी हो गई। एलिस ने जो वक्त तय किया था, उस पर दोनों उसके शानदार मैंशन पहुंचे। एब्बी ने इस मौके के लिए एक खूबसूरत हरी ड्रेस पहनी थी। उसकी शर्त सीधी थी, अब से माइक को हर वक्त उसके पीछे पीछे नहीं घूमना होगा। माइक ने बिना हिचकिचाए हां कर दी। हालांकि उसने मन ही मन हंसते हुए सोचा कि ऑफिशियली साथ ना आए तो क्या, छुपकर नजर तो रख ही सकता है। जब एलिस ने पार्टी में माइक को देखा तो वो सच में खुश हुई। उसके पिता लियम उसके बगल में खड़े थे।
माइक ने फौरन लड़की को बर्थडे की बधाई दी। एलिस ने खुद आगे बढ़कर एब्बी से मिली और अपना परिचय माइक की क्लासमेट के रूप में दिया। एबी ने घमंडी अंदाज में जवाब दिया कि वो माइक की मालकिन है। यह सुनकर एलिस उलझन में पड़ गई। उसने माइक की तरफ एक अजीब नजर डाली और सोचा कि इसकी पसंद थोड़ी अनोखी है। उसी पल माइक मन ही मन इस मनमानी लड़की को कोस रहा था। थोड़ी देर बाद हॉल में एक जवान आदमी की आवाज माइक को पुकारते हुए सुनाई दी। कई साल बीत जाने के बावजूद उसने यह आवाज फौरन पहचान ली। यह रॉबर्ट था। पिछली जिंदगी में माइक ने इस इंसान की वजह से बहुत तकलीफों उसके सामने उठाई थी और वो बेइज्जतियां वो भूल नहीं सका था। रॉबर्ट ने उसे देखते ही अपने पुराने क्लासमेट को छेड़ना शुरू कर दिया। उसने व्यंग्य से पूछा कि आज हमारे महान यंग मास्टर माइक इतने सादे कपड़ों में क्यों हैं? क्या अमीर दिखने का नाटक करते करते थक गए? पास खड़ी एब्बी को यह बेहद घिनौना लगा कि ये लोग खुलेआम अपने पुराने क्लासमेट का मजाक उड़ा रहे हैं। उसने कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा परेशान करने वाली मक्खियां हैं और माइक को बाहर टहलने चलने का सुझाव दिया। यह बात रॉबर्ट को चुभ गई और वो तुरंत आग बबूला हो गया। अब उसने माइक के साथ खड़ी लड़की को ध्यान से देखा। उसकी खूबसूरती देखकर उसके मन में जबरदस्त जलन उठी। उसे समझ नहीं आया कि गरीब माइक ऐसी लड़की के साथ कैसे है। थोड़ी देर बाद सैम और उसके पिता सैंटियागो भी बैंक्वेट में आ गए। हॉल में घुसते ही सैम फौरन एलिस के पास गया और उसे बर्थडे की बधाई दी। ऊपर से एलिस शालीन और मिलनसार दिखी, लेकिन अंदर से वो सतर्क थी। उसकी बदनामी उसने पहले ही सुन रखी थी। जैसे ही सैम ने ग्लास उठाया, उसकी नजर भीड़ में माइक पर पड़ी। उसने फौरन पहचान लिया कि यही वो बंदा है। उसे अभी भी याद था कि उसने मेड कैफे में उसे कैसे बेइज्जत किया था और उसने अगली मुलाकात में बदला लेने की कसम खाई थी। वो यही सोच रहा था कि कैसे यह करे। तभी रॉबर्ट भीड़ से निकलकर ग्लास लेकर उसके पास आया और बात शुरू करने की कोशिश करने लगा। उसने अपना परिचय दिया और इशारा किया कि वो ऐसे इंसान से दोस्ती करके खुश होगा। यह देखकर सैम के दिमाग में एक चालाक आइडिया आया। उसने कहा कि वो दोस्ती कबूल करने को तैयार है, लेकिन पहले रॉबर्ट को एक छोटा सा काम करना होगा। उसे सभी मेहमानों के सामने माइक को पब्लिकली बेइज्जत करना होगा। यह सुनकर रॉबर्ट को जैसे खजाना मिल गया और उसके दिमाग में फौरन एक प्लान आ गया। इसी बीच माइक और एब्बी बैंक्वेट टेबल पर बैठे थे। एब्बी बिना किसी परवाह के कई टुकड़े केक खा चुकी थी। उसी पल माइक ने रॉबर्ट को अपना नाम पुकारते सुना। वो जोर जोर से हाथ भी हिला रहा था। माइक अच्छी तरह जानता था कि इस इंसान से कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोका नहीं और उसने देखने का फैसला किया कि उसने क्या साजिश रची है। पास जाने पर उसने सैम को भी नजदीक देखा। माइक कुछ बोलने से पहले ही रॉबर्ट ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सैम ने नाटकीय अंदाज में धक्का खाने का ढोंग किया और जमीन पर गिर गया। रॉबर्ट दौड़कर उसे उठाने लगा और चिल्लाने लगा कि माइक ने पहले चीज चुराई और फिर इंसान को मारा। माइक बस हैरान रह गया। उसे नहीं लगा था कि बड़े लोग इतनी घटिया साजिश रच सकते हैं। एब्बी ने खाने से नजर उठाई और सोचने लगी कि इतना शोर क्यों हो रहा है। रॉबर्ट और जोर से चिल्लाने लगा और आसपास सबका ध्यान खींचने लगा। मेहमानों की भीड़ तेजी से इकट्ठी हो गई। यही तो वो दोनों साजिश ही चाहते थे। माइक ने बस मुस्कुराते हुए कहा कि सामान्य बड़े लोग ऐसा नहीं करते। रॉबर्ट और जोर से बोलने लगा और कहा कि माइक का स्वभाव स्कूल के दिनों से ही खराब था और लगता है अब भी नहीं बदला। शोर सुनकर एलिस का ध्यान खींचा और वो भीड़ को चीरते हुए माइक के सामने आ खड़ी हुई। उसने कहा कि यहां साफ कोई गलतफहमी है और माइक ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन रॉबर्ट ने फौरन पलटकर कहा कि वो बहुत भोली है और इस इंसान का असली चरित्र नहीं जानती। उसने जोर से इल्जाम लगाया कि माइक ने एलिस की बर्थडे पार्टी में खुलेआम चोरी करने की हिम्मत की, जबकि उसे ऑफिशियल इनविटेशन मिला था। जब सबका ध्यान इन इल्जामों पर था, मार्टिन चुपचाप माइक के पीछे से आया, हाथ में एक गोल्ड वॉच लिए हुए। उसने नाटक किया जैसे अभी माइक की जेब से निकाली हो और फौरन जोर से ऐलान किया कि यह उसकी है और माइक के पास से मिली है। इसके बाद उसने फतह के अंदाज में कहा कि सबने एक असली चोर को देखा। माइक ने ठंडे अंदाज में हल्का सा हंसते हुए कहा कि वो बहुत घटिया काम कर रहे हैं। फिर हाथ की एक हल्की हरकत से उसने सैम को धकेला और वो फिर से जमीन पर था। यह देखकर सांतियागो फौरन आगे बढ़ा और जोर जोर से बोलने लगा, जवाब मांगने लगा। उसने पूछा कि सैम ठीक है ना? पिता बेटे दोनों पार्टी के ऑनर गेस्ट्स थे, इसीलिए माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। उसने सैम को उठाने में मदद की और ऐलान किया कि अगर माइक ने घुटने टेककर माफी नहीं मांगी तो वो फौरन मुकदमा करेगा। माइक उस बेशर्म इंसान को और चिढ़ाता रहा। सैम ने बातचीत में फिर से घुसते हुए माइक को एक बेशर्म चोर कहा जो ऊपर से नाक भी चढ़ाता है। तभी एब्बी, जो अब तक चुपचाप देख रही थी, आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर सकी और बीच में आ गई। उसने नाराजगी से कहा कि यह घड़ी बहुत ज्यादा शोर कर रही है। मार्टिन ने उसे देखा तो उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सू फैमिली की बेटी मिलेगी। एबी ने तीखे लहजे में बताया कि वॉच अभी भी सैम के हाथ में है और उसे आसानी से बदनामी का केस हो सकता है। फिर उसने माइक की तरफ मुड़कर कहा कि उसे ऐसे लोगों पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो यह भी नाराज थी कि इस वजह से उसे अपना केक टेस्टिंग बीच में छोड़ना पड़ा। उसके घमंडी लहजे ने आसपास वालों को चिढ़ा दिया और जी फैमिली के एक बुजुर्ग ने ठंडे अंदाज में पूछा कि वो समझती क्या है खुद को। एबी ने शांति से जवाब दिया कि अगर वो उसे नहीं जानते तो कोई हैरानी नहीं, हर कोई उससे मिलने के काबिल नहीं होता। तब सांतियागो ने सिक्योरिटी को हुक्म दिया कि इस बेशर्म लड़की को हॉल से बाहर निकालो। एबी की जिंदगी में हमेशा उसे इज्जत मिली थी, इसलिए यह उसके लिए नया और थोड़ा अजीब लम्हा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे किसी इवेंट से जबरदस्ती निकाले जाने का मौका अब तक नहीं आया था। जी फैमिली के गार्ड्स ने उसे घेर लिया, लेकिन माइक फौरन उसके बचाव में आ गया। उसने एब्बी को पीछे खींचा और उसके सामने खड़ा हो गया। साफ था कि वो देखना चाहता था कि उसके रहते कौन उसे हाथ लगाने की हिम्मत करता है। सैम ने देखा कि बाकी लोग उसे नहीं पहचानते, तो उसने भी अनजान बनने का ढोंग किया और गार्ड्स को हुक्म दिया कि माइक और लड़की दोनों को सबक सिखाएं। माइक ने फौरन एब्बी को किसी सुरक्षित जगह छुपने को कहा, लेकिन जैसे ही गार्ड्स आगे बढ़े, उन्हें माइक के चारों तरफ हवा का एक तेज बहाव महसूस हुआ। माहौल एकदम बदल गया। सैम ने हैरान होकर सोचा कि यह बंदा शायद मार्शल आर्ट्स का उस्ताद है। जैसे जैसे एनर्जी का बहाव तेज हुआ, गार्ड्स के सामने माइक के कई इल्यूजन्स नजर आने लगे। कोई नहीं बता सकता था कि असली कौन है। जब बाकी सब यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि हो क्या रहा है, माइक ने फौरन हमला बोल दिया। नतीजा यह रहा कि गार्ड्स एक एक करके जल्दी ढेर होते गए। वहां मौजूद सभी लोग सदमे में जम गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पूरी भीड़ अकेले माइक को नहीं संभाल सकी। दूर से यह सब देख रही एब्बी बहुत खुश हुई और जोर से माइक को कहने लगी कि उस बूढ़े के बेशर्म बेटे और खुद उसे भी सबक सिखाए। सांतियागो ने आत्मविश्वास बनाए रखने की कोशिश की और सुनुंजी कॉरपोरेशन का चेयरमैन होने का हवाला दिया। बूढ़े की बात पूरी होने से पहले ही माइक ने एक वार से उसे उड़ा दिया और वो बेहोश हो गया। इसी बीच सैम देखता रहा कि उसके पिता को मार पड़ रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। फिर वो माइक पर जोर जोर से धमकियां उछालने लगा, जिनका माइक पर जाहिर है कोई असर नहीं हुआ। जवाब में माइक ने शांति से कहा कि उसकी चुप्पी का मतलब कायरता नहीं है और यह किसी को भी उसे बेइज्जत करने का हक नहीं देती। लेकिन सैम ने पलटकर कहा कि माइक बस एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है और इतना घमंड शोभा नहीं देता। इसके बावजूद माइक अचानक आगे बढ़ा। एक हाथ से सैम का सर पकड़ा और दूसरे से रॉबर्ट का। अगले ही पल उसने दोनों के माथे जोर से एक दूसरे से टकरा दिए। वॉर इतना जोरदार था कि दोनों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गए। इसी बीच पार्टी के होस्ट को देखकर लग रहा था जैसे उनकी बेटी का बर्थडे पूरी तरह तबाह हो रहा है। वो बिल्कुल अवाक थे। पास खड़ी एलिस ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि हुआ क्या, लेकिन हर बार वो उसे टाल देते थे। उसी शोरगुल के वक्त एक्सेल अपने लोगों के साथ बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुआ। हॉल में घुसते ही वो सीधे माइक की तरफ बढ़ा और साफ इज्जत के साथ हाथ जोड़कर उसका स्वागत किया। उसने देर से आने की माफी मांगी और पूछा कि आखिर हुआ क्या। एक्सेल का माइक के प्रति यह रवैया देखकर सैम अपनी हैरानी छुपा न सका। इसी बीच सांतियागो को होश आया, लेकिन आंखें खुलते ही उसने एक्सेल को सामने देखा और कांप उठा। उसका सदमा और बढ़ गया जब एक्सेल उसकी तरफ मुड़ा और उसकी भलाई के लिए कहा कि यह मामला और न बढ़ाए। यह सुनकर सांतियागो पर जैसे बिजली गिरी। जिस लड़की को उसने अपने लोगों से बाहर निकलवाने का हुक्म दिया था, वो एक्सेल की बेटी निकली। जो हुआ था उसे समझते ही वो फौरन माइक के सामने घुटनों पर आ गया और अपनी नासमझी के लिए माफी मांगने लगा। लेकिन माइक का ऐसे लोगों से निपटने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस उसे यहां से गायब हो जाने को कहा। अब सच सबके सामने आ चुका था। माइक कोई चोर नहीं था। यह सब बस उसे फंसाने की एक साजिश थी। और जब मेहमानों को पता चला कि उसे सू फैमिली इतनी इज्जत देती है, तो बहुत सी लड़कियां उसे तुरंत अलग नजरों से देखने लगीं। वो माइक के आसपास जमा होने लगीं और उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करने लगीं। यह देखकर एब्बी के मन में माइक के लिए सच में नफरत उमड़ आई। लेकिन ठीक उसी वक्त जब माइक इस सब के केंद्र में था, उसने एक्सेल को अपना नाम पुकारते सुना। एक्सेल ने बताया कि मार्शल आर्ट्स अलायंस से कोई उससे मिलना चाहता है। माइक ने इस मौके का फायदा उठाया और इन अनचाही महिला मेहमानों से पीछा छुड़ाया। चलते चलते उसने कहा कि उसने मार्शल आर्ट्स अलायंस नाम का कोई संगठन पहले कभी नहीं सुना। थियोडोर ने समझाया कि वो चाइनीज मार्शल आर्ट्स अलायंस की बात कर रहे हैं, एक ऐसा ढांचा जो सीधे देश की सबसे ऊंची लीडरशिप के अधीन काम करता है। इस बार उनका आना उस हमले से जुड़ा था जो कुछ दिन पहले एब्बी पर हुआ था। इसके बाद लू,
माइक को एक अलग रूम में ले गया। दरवाजा खोला तो अंदर करीब 5 लोग थे। सोफा पर बैठा इंसान बेन था, लॉन्ग सीन सिटी मार्शल आर्ट्स अलायंस की दूसरी शाखा का हेड। उसके बगल में थोड़ा जवान आदमी था और साफ दिख रहा था कि वो माइक को जरा भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन बेन ने शांति से बताया कि उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि एक्सेल की बेटी को कोई निशाना बना रहा है। उन्हें यह भी पता था कि माइक अब एब्बी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रहा है, इसीलिए वो खुद मिलने आए थे। यह सुनकर माइक ने बस इतना कहा कि उसे समझ आ गया और फौरन बाहर जाने की तरफ मुड़ गया। आसपास के लोगों को यह रवैया बेन की साफ बेइज्जती लगी तो उसके बगल वाला आदमी तुरंत भड़क गया। लेकिन बेन ने माइक को एक जरूरी खबर दी। उसने बताया कि एब्बी का पीछा करने वाले लोग हैंग गैंग के हैं। साथ ही उसने चेताया कि यह संगठन बहुत ताकतवर है, इसलिए माइक को अकेले उनसे नहीं लड़ना चाहिए। यह सब सुनने के बाद भी माइक ने बस इतना कहा कि वो खुद संभाल लेगा और रूम से निकल गया। जाने के बाद वो आदमी फिर भड़का और बोला कि यह लड़का बहुत ज्यादा घमंडी है और इसे सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन बेन ने बस शांति से हंसते हुए कहा कि ऐसे स्वभाव वाला इंसान जल्द या देर से खुद मुसीबत मोल लेगा। उसने यह भी जोड़ा कि माइक कभी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं बन सकता। इसी बीच माइक वापस बैंक्वेट हॉल में एलिस को ढूंढने गया। पहले इतना हंगामा हुआ था कि उसे लड़की को बर्थडे गिफ्ट देने का मौका ही नहीं मिला था। जब एलिस ने माइक के हाथ से बॉक्स लेकर खोला तो अंदर एक जैड पेंडेंट था। एलिस ने फौरन कहा कि यह गिफ्ट बहुत महंगा है और वो इसे नहीं ले सकती, लेकिन माइक ने समझाया कि कीमत मायने नहीं रखती। उसने बस इतना मांगा कि वो पेंडेंट हमेशा अपने पास रखे, मुश्किल के वक्त यह उसकी रक्षा कर सकता है। इसी बीच एब्बी दूर से यह सब देख रही थी और दोनों को बात करते देखकर उसने मुंह फुला लिया। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद एक मास्करेड बॉल रखा गया और एलिस की खातिर माइक वहां रुकने पर राजी हो गया। बॉल का वक्त आने पर माइक उम्मीद के मुताबिक मास्क पहनकर आया। कोने में मुड़ते ही उसे बनी कॉस्ट्यूम में एब्बी मिली। फिर भी माइक उसे पहचान गया। लड़की सूट में छुपी थी, लेकिन माइक को एहसास हो गया कि यह वही है। थोड़ी देर बाद एलिस आखिरकार हॉल में नजर आई। उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी थी जिसके पीछे विंग्स लगे थे। वो किसी परी जैसी लग रही थी। उसे देखते हुए माइक खुद को तारीफ करने से नहीं रोक सका। थोड़ी देर बाद एलिस ने माइक को साथ डांस करने का न्योता दिया। पहले माइक मना करना चाहता था क्योंकि उसे डांस नहीं आता था, लेकिन एलिस ने उत्साह से कहा कि वो सिखा देगी। आखिरकार दोनों मुस्कुराते हुए हाथ थामकर डांस हॉल में चले गए। एब्बी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब उसे लगने लगा कि सभी लड़के सच में बेकार होते हैं। दोनों जब पूरी तरह म्यूजिक में डूबे हुए थे तभी हॉल की सारी लाइट्स अचानक बुझ गईं। पहले मेहमानों को लगा कि यह किसी फेस्टिव सरप्राइज का हिस्सा है। तभी अंधेरे में एबी की एक तेज चीख गूंजी। वो डरी हुई थी, छोड़ने की मांग कर रही थी और माइक को पुकार रही थी। यह सुनते ही माइक फौरन वहां से हटा और एलिस को अकेला छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, 2 अनजान आदमी एलिस के पास आ गए। उन्होंने उसे पकड़कर ले जाने की कोशिश की, जिससे वो बहुत डर गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, माइक का दिया जेड पेंडेंट अचानक तेज रोशनी से चमक उठा, जैसे पल भर में उस लड़की के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार खींच गई। यह देखकर अपहरणकर्ताओं को समझ आ गया कि यह काम आसान नहीं होगा, तो वो तुरंत वहां से भाग गए। एलिस को ले जाने में वो नाकाम रहे, लेकिन एब्बी को वो पकड़ ले गए और पता चला कि इसके पीछे हैंग गैंग का लीडर इलियाह था। इसी बीच अपहरणकर्ता निकलने ही वाले थे कि बेन ने उन्हें देख लिया। दोनों तरफ तनाव पैदा हो गया। जब दोनों दल एक दूसरे के सामने खड़े थे और माहौल और गर्म होता जा रहा था, तभी माइक धीरे धीरे उनके पास आया। उसने शांति से कहा कि उसे उनकी पुरानी दुश्मनी से कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी उनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो फौरन एब्बी को छोड़ दें या वो खुद उन्हें तमीज सिखाएगा। लेकिन बेन का इलियाह से पुराना निजी हिसाब था। उसने कहा कि वो खुद उससे निपटना चाहता है और माइक से दखल न देने की गुजारिश की। जवाब में माइक ने कहा कि वो उसे ठीक 1 मिनट देगा और एक तरफ वैसे हट गया। जैसे ही वक्त शुरू हुआ, बेन ने अपनी हथेलियों में एनर्जी जमा की और इलियाह की तरफ पहला निर्णायक वार करने की उम्मीद से झपटा, लेकिन उसका हमला दुश्मन ने हैरानी से आसानी से रोक लिया। इसके बाद दोनों के बीच तनावपूर्ण लड़ाई छिड़ गई। दोनों ने वार किए, अपनी अपनी टेक्निक्स आजमाई, लेकिन आखिरकार कोई भी साफ बढ़त नहीं ले सका। हालात तब बदले जब इलियाह ने अचानक पीछे से एक डैगर निकाला और बेन की बाईं छाती पर झटके से मारा। मार्शल आर्ट्स के नियमों का आदी बेन इतनी गंदी चाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था। जैसे ही इलियाह दूसरा वार करके उसे खत्म करने वाला था, एक जोरदार किक ने उसे एक तरफ उड़ा दिया। माइक का उनकी लड़ाई देखते रहने का कोई इरादा नहीं था। माइक के सिर्फ एक वार से इलियाह पिट गया था और मुश्किल से खड़ा था। यह देखकर बेन अपना सदमा छुपा नहीं सका।
अभी थोड़ी देर पहले वो माइक को हल्के में ले रहा था और सोच रहा था कि यह जल्दी मर जाएगा। अब उसे एहसास हुआ कि माइक की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। इसी बीच इलियाह दांत भींचते हुए उठा और माइक को घूरने लगा। फिर उसने जल्दी से कोई पिल निकाली और निगल ली। उसी पल उसका जिस्म तेजी से बदलने लगा। पल भर में वो कई गुना बड़ा हो गया और काफी ताकतवर भी। ताकत महसूस करते हुए उसने ऐलान किया कि अपने पूर्वज की दी हुई पिल लेने के बाद यहां मौजूद सभी लोग उसके लिए मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो बात पूरी भी नहीं कर पाया। अगले ही पल माइक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। जब माइक दोबारा नजर आया, वो सीधे दुश्मन के सामने खड़ा था। इलियाह रिएक्ट करने का मौका भी नहीं पाया। माइक के एक जोरदार वार ने उसे जमीन में धंसा दिया। यह मंजर देखकर बैन के रोंगटे खड़े हो गए। माइक की ताकत सच में दैत्याकार लग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसे उस्ताद के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। लेकिन जब माइक लड़ रहा था, एब्बी को बांधकर गाड़ी में धकेला जा चुका था। होश आने पर उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो बेहद खतरनाक हालात में है। थोड़ी देर बाद गाड़ी किसी सुनसान जगह रुकी। एक अपहरणकर्ता ने बेबस लड़की को लालची नजरों से देखा और कहने लगा कि वो अब खुद को रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरे आदमी ने ओल्ड मैन जू को रोक दिया। यह सुनकर एब्बी बुरी तरह घबरा गई और मन ही मन माइक को कोसने लगी कि उसकी वजह से एक बार फिर मुसीबत में फंसी है। तभी गाड़ी के पास से एक अजीब सी एनर्जी की लहर गुजरी। एक आदमी ने हैरानी से पूछा कि यह क्या था, लेकिन उसके साथी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि लगता है उसका दिमाग खराब हो गया देसा है। सिर्फ एब्बी ने उस हरी चमक को पहचाना। उसे लगा कि यह उसने पहले कहीं देखी है और सच में यह माइक ही था जो अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। उसने पल भर में गाड़ी को हवा में उठाया और फिर तेजी से नीचे पटक दिया। अंदर बैठे लोगों की डर से जान निकलते निकलते बची। ड्राइवर का दिमाग घूम गया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, गन निकाली और घुसपैठिए को निपटाने का फैसला किया। वो गोलियां चलाता रहा, पूरे यकीन के साथ कि जल्दी काम तमाम कर देगा। लेकिन माइक की रफ्तार गोलियों से भी ज्यादा थी और एक भी गोली उसे छू नहीं सकी। फिर बदमाश ने अलग तरीके से धमकाया और याद दिलाया कि लड़की अभी भी उनके कब्जे में है। इसके बाद उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। बदमाश ने अधमरी एब्बी को बाहर खींचा और उसे पास रखते हुए धमकी दी कि अगर माइक पास आया तो वो उसे समुद्र में फेंक देगा। माइक ने शांति से पूछा कि क्या वो सच में ऐसा करने की हिम्मत रखता है। उस आदमी ने फौरन कहा कि बिल्कुल हिम्मत रखता है और इतना कहते हुए उसने लड़की को समुद्र में फेंक दिया। यह देखते ही माइक ने हमला बोल दिया। एक वार से उसने बदमाश की गर्दन पर जोरदार चोट मारी, जिससे वो लड़खड़ाया और लगभग बेहोश हो गया। फिर माइक ने बिना एक पल गंवाए गिरती हुई लड़की के पीछे नीचे छलांग लगा दी। किस्मत से वो पानी छूने से ठीक पहले उसे थाम लेने में कामयाब रहा। माइक ने एब्बी को अपने करीब खींचा। अपना ऑनरा एक्टिवेट करते हुए वो उसे लेकर वापस चट्टान पर चढ़ने लगा। अधमरी हालत में एब्बी को बस इतना महसूस हुआ कि इस इंसान की बाहें हैरानी से गर्म और भरोसेमंद हैं। एब्बी को जल्द ही सुरक्षित सू फैमिली की रिहाइश पर वापस पहुंचा दिया गया। वहां माइक ने एक्सेल से पूछा कि कोई खबर है। उसने बताया कि सभी हमलावरों ने इलियाह समेत जहर खाकर जान दे दी। दुर्भाग्य से जांच के सारे धागे फिर से टूट गए। कुछ देर बाद एब्बी को होश आया और उसने माइक को बुलाया। माइक फौरन उसका हाल जानने आया और पूछा कि वो बेहतर है। लेकिन एब्बी ने मुट्ठियां बांधी, उस पर टूट पड़ी और आंसुओं के साथ उस पर इल्जाम लगाने लगी कि उसने उसकी रक्षा का वादा तोड़ा। एक्सेल ने फौरन अपनी बेटी को डांटा और याद दिलाया कि माइक की मदद के बिना वो और भी बुरे हालात में होती। लेकिन उम्मीद के खिलाफ माइक ने खुद कोई सफाई नहीं दी। बजाय इसके उसने शांति से अपनी गलती मानी और नरमी से माफी मांगी। वादा किया कि अगली बार वो उसकी पूरी तरह हिफाजत करेगा। यह सुनकर एब्बी एक पल के लिए अवाक रह गई। उसे खुद अजीब लगा कि यह जिद्दी बंदा अचानक इतना शालीन कैसे हो गया। फिर माइक ने शांति से कहा कि वो उसके ऊपर से हट जाए। अभी को शर्मिंदगी से चेहरा लाल हो गया। वो उछलकर खड़ी हुई और फौरन उसके बगल में बैठ गई। उसी वक्त एक्सेल ने खंखारते हुए बताया कि एक बुजुर्ग उस्ताद माइक से मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद लिविंग रूम में सैम और सैंटियागो नजर आए। दोनों ने सर झुकाया और माफी मांगते हुए माना कि उनसे बड़ी गलती हुई। इसके बाद सैंटियागो ने सावधानी से 1 करोड़ युआन का बैंक चेक मेज पर रखा और माफी वही की निशानी के तौर पर कबूल करने की गुजारिश की। माइक ने उन्हें जिताया कि अगर किसी ने उसकी बहन के पास जाने की हिम्मत की तो वो इतना नरम नहीं रहेगा। यह सुनकर सैम ने तुरंत बार बार सर झुकाना शुरू कर दिया और यकीन दिलाया कि वो ऐसी हिमाकत कभी नहीं करेंगे। जब वो चले गए तो माइक ने एक पल सोचा और नतीजे पर पहुंचा कि लगता है जॉनी ने भी हरकत शुरू कर दी है। थोड़ी देर बाद माइक इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए इंटरनेट कैफे गया और सच में
उसे जल्दी ही एक मैसेज मिला कि जॉनी ने ऑफिशियली विदेश से अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है। तब माइक ने फौरन खुद पर 1 करोड़ युआन की बेट लगाई और यूजर्स जीरूजर्स से पूछा कि वो किस पर बेट करने को तैयार हैं। ये खबर जल्दी सू फैमिली तक पहुंची। जब थियोडोर ने एक्सेल को बताया, उसने पुष्टि की कि यह सच है और यह भी पता चला कि जॉनी ने चैलेंज कबूल करते हुए खुद पर 1 करोड़ युआन की बेट लगा दी। इसी बीच पास से एब्बी की नाराज आवाज सुनाई देती रही। वो लगातार शिकायत कर रही थी और बाहर घूमने जाने की मांग कर रही थी। ठीक उसी पल माइक का फोन बजा और स्क्रीन पर नई बेट्स की नोटिफिकेशंस आने लगीं। एक मैसेज था, एक्सेल ने वुजी की जीत पर 2 करोड़ युआन की बेट लगाई थी।